हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। दोस्तों, हम लोग भूगोल सीरीज के अंतर्गत आज अध्याय 2 पढ़ेंगे और अध्याय 2 में हमने रखा है ब्रह्मांड। और अध्याय फर्स्ट के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था ज्योग्राफी ए इंट्रोडक्शन, अर्थात भूगोल एक परिचय। भूगोल के बारे में हम लोगों ने एक परिचय पढ़ा था। आज दूसरा है ब्रह्मांड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, कोई देर ना करते हुए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए, ब्रह्मांड ब्रह्मांड अब ब्रह्मांड में पहली बात आप समझिएगा, मिस्र यूनानी परंपरा के विद्वान क्लॉडियस टॉलमी ने जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो आप लिखते हैं, मिस्र यूनानी परंपरा के एक विद्वान है जिसका नाम है क्लॉडियस टॉलमी। ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्लॉडियस टॉलमी ने जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। इसकी अवधारणा जियोसेंट्रिक अवधारणा जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। और जियोसेंट्रिक का मतलब क्या है? जियोसेंट्रिक दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस सेंट्रिक। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जियो का अर्थ यहाँ है पृथ्वी से, यानी पृथ्वी, और सेंट्रिक का अर्थ है सेंटर अर्थात केंद्र। इनकी थ्योरी क्या कहती है, ये क्या बताना चाहते हैं? क्लॉडियस टॉलमी ने बताया, ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्लॉडियस टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। अगर पृथ्वी हमारी ब्रह्मांड के केंद्र में है तो सूर्य प्लस अन्य ग्रह एवं उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ये किसने कहा? क्लॉडियस टॉलमी महोदय ने कहा। ठीक है, क्लॉडियस टॉलमी महोदय ने कहा। और कब कहा? 1400, ठीक है, 140 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, 1400 ना कह के माफ कीजिएगा, 140 ईस्वी में कहा। जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, और ध्यान देने वाली ये बात है कि क्लॉडियस टॉलमी थे क्या? क्लॉडियस टॉलमी मिस्र यूनानी परंपरा के विद्वान थे जिनका जन्म 100 ईस्वी में हुआ था। 100 ईस्वी में हुआ था। और पेशे से क्या थे? पेशे से दार्शनिक, गणितज्ञ। क्या थे? गणितज्ञ थे। और क्या थे? गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे। खगोल शास्त्री। और ध्यान देने वाली बात है कि इनकी भूगोल में विशेष रुचि थी, और यही विशेष रुचि ने क्लॉडियस टॉलमी को महान भूगोलवेत्ता भी बनाया था। भूगोलवेत्ता भी बना दिया। ठीक है मित्रों, जैसी रुचि उसमें पारंगत व्यक्ति हो जाता है। तो आपने देखा, इनका कहने का तात्पर्य है जियोसेंट्रिक अवधारणा लाया, और उन्होंने कहा कि पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में है, अर्थ, और अन्य ग्रह एवं उपग्रह, ठीक है, हमारी पृथ्वी का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये किसने कहा? क्लॉडियस टॉलमी की जियोसेंट्रिक अवधारणा ने कहा। ठीक है, और देखिए, और दूसरे जो विद्वान आएंगे
कुछ समय के पश्चात वो कुछ अलग थ्योरी लाएंगे। तो पहली थ्योरी आपने जान लिया, मिस्र यूनानी परंपरा के क्लॉडियस टॉलमी ने ब्रह्मांड के बारे में एक बात कहा और टारगेट पृथ्वी को करके कहा कि जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। और जियोसेंट्रिक अवधारणा का मतलब है जियो अर्थात पृथ्वी और सेंट्रिक का अर्थ सेंटर अर्थात केंद्र, अर्थात पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और केंद्र में है और सूर्य प्लस अन्य ग्रह एवं उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। एक इसने कहा, क्लॉडियस टॉलमी ने कहा। ये बात बहुत समय तक भी अवधारणा चलेगी, लेकिन 1543 में पोलैंड के निवासी निकोलस कोपरनिकस ने इस थ्योरी को, ठीक है, समाप्त कर देंगे। इस थ्योरी को, ठीक है, गलत साबित करते हैं और उन्होंने कहा हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा को हम बिल्कुल पढ़ेंगे, आप इसे नोट कर लें। 1543 ईस्वी में दूसरी पॉइंट आप समझिएगा, 1543 ईस्वी समय आया। देखो 140 ईस्वी से बहुत वर्ष समय के पश्चात 1543 ईस्वी का समय है। 1543 ईस्वी में पोलैंड के निवासी कोपरनिकस ने, ध्यान दीजिएगा, 1543 ईस्वी में पोलैंड निवासी निकोलस कोपरनिकस ने, ठीक है, ने 1500, ध्यान दीजिएगा, 1543 ईस्वी में पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने, ठीक है, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। इनकी अवधारणा कौन सी? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक का तात्पर्य यहां पर देखें, हेलियो का तात्पर्य, हेलियोसेंट्रिक दो शब्दों से मिलकर हेलियो और सेंट्रिक। फिर वही बात, हेलियो का अर्थ यहाँ पर क्या है? सूर्य, और सेंट्रिक का अर्थ सेंटर अर्थात केंद्र। अब हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के माध्यम से निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, अपितु सूर्य हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में है। इन्होंने कहा, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में कहा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, केंद्र में स्थित है तथा पृथ्वी नहीं है हमारे ब्रह्मांड के केंद्र, बल्कि सूर्य हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में, निकोलस कोपरनिकस ने बताया, तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह एवं उपग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्होंने कहा, ब्रह्मांड के सूर्य हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह एवं उपग्रह हमारे, ठीक है, हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। किसने कहा? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा ने कहा। किसके माध्यम से? निकोलस कोपरनिकस। ठीक है, अब देखिए, हेलियोसेंट्रिक आपने समझ लिया, और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कुछ समय तक चलेगी, लेकिन 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने बताया कि सौरमंडल हमारी आकाशगंगा का अंश मात्र है। यहाँ से बातें चेंज हो जाएंगी पूरी तरीके से, और जो चीज़ हमने देखा 1543 में, आप इसे नोट कर लें पहले। मित्रों, 1805 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1805 ईस्वी में
1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने बताया कि सौर मंडल हमारी आकाश गंगा का अंश मात्र है और यहीं पर सर्वप्रथम आकाश गंगा शब्द का उपयोग किया गया था। ध्यान दीजिए 1805 में लिख लेंगे ब्रिटिश खगोल शास्त्री, ब्रिटिश खगोल शास्त्री यानी ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल, विलियम हर्शेल ने बताया, ठीक है, विलियम हर्शेल ने बताया कि सौर मंडल हमारी आकाश गंगा का, कि विलियम हर्शेल ने बताया कि सौर मंडल हमारी आकाश गंगा का अंश मात्र है, ठीक है। क्या है? एक अंश मात्र है, यानी हमारा ब्रह्मांड तो बहुत बड़ी चीज है। ब्रह्मांड को छोड़िए, हमारी गैलेक्सी का अंश मात्र क्या है? हमारा सौर मंडल, ठीक है, सोलर सिस्टम। आइए यहीं पर देखिए विलियम हर्शेल महोदय के द्वारा ही सर्वप्रथम आकाश गंगा शब्द का उपयोग किया गया। आकाश गंगा शब्द का प्रयोग किया गया। आकाश गंगा शब्द का प्रयोग किया गया। और इसके बाद देखते हैं एडविन पी हब्बल ने, ध्यान दीजिएगा, एडविन पी हब्बल ने 1925 में ब्रह्मांड का व्यास बताया। ब्रह्मांड के व्यास कितना, इस पॉइंट को आप समझिए, उसके बाद हम गैलेक्सी के बारे में और चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा मित्रों, देखिए एडविन पी हब्बल ने 1925 ईस्वी में एडविन पी हब्बल ने ब्रह्मांड का व्यास, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड का व्यास 2.50 करोड़, ध्यान दीजिएगा, करोड़ प्रकाश वर्ष बताया। 2.50 करोड़ प्रकाश वर्ष बताया। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष एक पैमाना है, ठीक है, एक पैमाना है। और इस पैमाने के द्वारा, ठीक है, ग्रह से दूसरे ग्रह, ठीक है, गैलेक्सी से गैलेक्सी, ठीक है, ग्रह से उपग्रह के मध्य दूरी ज्ञात की जाती है तथा सूर्य तथा अन्य ग्रहों के मध्य की दूरी ज्ञात की जाती है प्रकाश वर्ष के पैमाने के माध्यम से। और इन्होंने ही, एडविन पी हब्बल ने ही बताया, ध्यान दीजिएगा, एडविन पी हब्बल ने बताया कि 2.50 करोड़ प्रकाश वर्ष के अंतर्गत लाखों, ठीक है, अनगिनत, अनलिमिटेड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लाखों आकाश गंगाएं स्थित हैं हमारे ब्रह्मांड में। इन्होंने ही बताया कि लाखों से अधिक आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाएं हैं, ठीक है मित्रों। और ध्यान देने वाली बात ये भी रहेगी कि ये कोई परीक्षा का विषय, ठोस विषय नहीं बन सकता, क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार एक अनुमानित आंकड़ा है मित्रों। ब्रह्मांड का विस्तार एक अनुमानित आंकड़ा है, क्योंकि इसका विस्तार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है या बढ़ता जा रहा है। प्रकाश वर्ष, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष के माध्यम तो इन्होंने बता दिया, लेकिन ये दूरी, ठीक, ये जो एरिया है, ठीक है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आइए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित हम सिद्धांतों को पढ़ेंगे, आप इसे नोट कर लें। देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत,
ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत तो मित्रों कुल मिला के 3 सिद्धांत हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अगर सिद्धांतों की चर्चा करें मित्रों तो कुल मिला जुला के 3 सिद्धांत हैं, मुख्य सिद्धांत। देखिए पहला बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। दूसरा साम्यावस्था का सिद्धांत। और तीसरे की अगर बात करें मित्रों तो दोलन का सिद्धांत, दोलन का सिद्धांत। तो सब में खास बात यह है कि सबके, ठीक है, सबके प्रवर्तक भी पूछे जाएंगे। बिग बैंग थ्योरी के प्रवर्तक जॉर्ज लेमेंटियर, प्रवर्तक जॉर्ज लेमेंटियर बिग बैंग थ्योरी के प्रवर्तक हैं। जबकि साम्यावस्था के प्रवर्तक भी इंपॉर्टेंट है। साम्यावस्था के ध्यान दीजिए, साम्यावस्था का जो सिद्धांत है वो थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने दिया था। थॉमस गोल्ड प्लस हरमन बॉडी द्वारा प्रतिपादित किया गया। जबकि मित्रों दोलन का जो सिद्धांत है डॉक्टर ए.एल. संडेजा द्वारा दिया गया। इसके जो प्रवर्तक हैं डॉक्टर ए.एल. संडेजा द्वारा। देखिए अब अगर मैं बात करूं मित्रों कि थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी के द्वारा जो साम्यावस्था का सिद्धांत दिया गया तथा डॉक्टर ए.एल. संडेजा के द्वारा जो दोलन का सिद्धांत दिया गया, ये दोनों सिद्धांत अप्रमाणित सिद्धांत घोषित हो गए हमारे भूगोल वेत्ताओं द्वारा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोलन का सिद्धांत एवं साम्यावस्था का सिद्धांत जो है वो अप्रमाणित सिद्धांत माना गया। इन्होंने जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया था उसे अप्रमाणित सिद्धांत मान लिया गया। किसी भी प्रकार के तथ्य की प्रामाणिकता पूर्ण रूप से खरी नहीं उतरी। लेकिन ध्यान दीजिएगा मित्रों, बिग बैंग थ्योरी जो जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा जो प्रमाणित किया गया, ये सर्वाधिक प्रमाणित सिद्धांत है। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सर्वाधिक प्रमाणित सिद्धांत वो है बिग बैंग सिद्धांत। कौन है? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग का तात्पर्य क्या है आप ध्यान दीजिए। बिग बैंग स्टूडेंट, बिग बैंग की अगर बात करें तो 2 शब्दों से बिग और प्लस बैंग। बिग का अर्थ है यहाँ पर बड़ा और बैंग का तात्पर्य है धमाका, अर्थात किसी बड़े धमाके के पश्चात निर्माण। और जॉर्ज लेमेंटियर ने मित्रों कहा कि इनकी जो थ्योरी बताई बिग बैंग थ्योरी, इसके अनुसार ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। तो पहले मैं लिख दूं बिग बैंग का तात्पर्य यहाँ पर बड़ा धमाका, अर्थात किसी बड़े धमाके के पश्चात निर्माण। ठीक है मित्रों, और नेक्स्ट पॉइंट आप इसे नोट कर लें थोड़ा सा जगह। लेमेंटियर ने बताया
कि 15 अरब वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा मत मित्रों, 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक विशालकाय, ब्रह्मांड एक विशालकाय विशालकाय अग्निपिंड था, अग्निपिंड था, जिसमें एक बड़ा धमाका, जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। इस अग्निपिंड का जो निर्माण है मित्रों, ये विशालकाय, विशाल, जिसका निर्माण विशाल एवं भारी पदार्थों से हुआ था। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इस विशाल का अग्निपिंड में अचानक विस्फोट हुआ, अचानक विस्फोट हुआ। ठीक है मित्रों, अचानक विस्फोट हुआ तथा पदार्थों का बिखराव हुआ, और बिखराव होने के कारण ही काले एवं सामान्य पदार्थ निर्मित हुए, जिसके समूहन से, यानी समूहन का मतलब इकट्ठा होने से ग्रह, उपग्रह, तारों इत्यादि का निर्माण हुआ। अचानक विस्फोट हुआ एवं काले तथा, ध्यान दीजिएगा, काले तथा सामान्य पदार्थों के समूहन यानी इकट्ठा होने से ग्रह, उपग्रह, तारे, उल्कापिंड इत्यादि का निर्माण हुआ। ठीक है मित्रों, इस बात का एक कहता कौन है, ये बिग बैंग सिद्धांत कहता, बिग बैंग थ्योरी कहती है, जिसको जॉर्ज लेमेंटियर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं आकाशगंगा, कुछ बातें और देखते हैं। देखिए, आकाशगंगा, ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक आकाशगंगाएं हैं। पहली पॉइंट, आकाशगंगा या गैलेक्सी, तो आप नोट कर लें, ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक आकाशगंगाएं हैं। सौ अरब से अधिक आकाशगंगाएं, ठीक है। और दूसरी पॉइंट, आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है, जिसमें एक केंद्रीय वल्ब तथा 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। ठीक है मित्रों, आइए इस पॉइंट को भी हम नोट करा देते हैं। आकाशगंगा, ठीक है, इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें असंख्य तारे होते हैं। क्या होते हैं? असंख्य तारे होते हैं। इसमें असंख्य तारे होते हैं, और ध्यान दीजिएगा, इसमें आकाशगंगा में एक केंद्रीय वल्ज होता है, एक केंद्रीय वल्ज होता है, तथा
3 घूर्णनशील, ध्यान दीजिएगा, तथा 3 घूर्णनशील भुजाएं भी होती हैं। तीन घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट, कुछ विशेष बातें और हैं, उसको भी नोट करते हैं। देखिए, आप इसे नोट कर लें। देखिए, ब्रह्मांड से संबंधित अन्य तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको भी समझते हैं। देखिए, वह सीमा, ध्यान दीजिए, वह सीमा जहां तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे क्या कहते हैं? ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर रेखा कहते हैं। वह सीमा जहां तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर रेखा कहलाता है। चंद्रशेखर रेखा, उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर रेखा कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब दूसरी पॉइंट और खास बात जो है उसको भी समझिएगा। देखिए, कृष्ण छिद्र अर्थात ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र अर्थात ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो चंद्रशेखर, ठीक है, सुब्रह्मण्य चंद्रशेखर ने इसको प्रतिपादित किया था। लिख लेंगे, कृष्ण छिद्र, ध्यान दीजिए, कृष्ण छिद्र अर्थात ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र अर्थात ब्लैक होल सिद्धांत, थ्योरी, सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो यस चंद्रशेखर, यानी सुब्रह्मण्य चंद्रशेखर ने। ठीक है मित्रों, और आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जिस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल स्थित है, हमारा सोलर सिस्टम स्थित है, उसका क्या नाम है? ये भी पूछा जा सकता है। तो मिल्की वे उसका नाम है, दुग्ध मेखला नाम है, आकाशगंगा मंदाकिनी नाम है। जिस हमारी ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हमारी गैलेक्सी का नाम, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे, मंदाकिनी, आकाशगंगा इत्यादि इसके नाम है। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सौरमंडल स्थित है, उसका क्या नाम है? मंदाकिनी, आकाशगंगा, दुग्ध मेखला या मिल्की वे नाम है। ठीक है, हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का जो समूह है वो भी परीक्षा में पूछा गया। तो आर्यन नेबुला, ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट है कि हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह, हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह, वो कौन सा है? तो आर्यन नेबुला, ठीक है मित्रों, ये कुछ खास बात है। और
ये भी प्रश्न है कि अच्छा, हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो तारा है वो कौन सा? सूर्य। लेकिन सूर्य के सिवाय अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है या सूर्य का ऑप्शन हाइड कर दिया जाए, कोई अन्य अन्य ऑप्शन दे दिए जाएं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको भी हम नोट करा देते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे चमकीला तारा, ये तो परीक्षा में सिंपल सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा? सूर्य। लेकिन हम परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से तैयार करा रहे हैं, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे चमकीला तारा। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे चमकीला तारा, तो कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा मित्रों? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक का, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे चमकीला तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे मित्रों। अब ये चैप्टर, हमारा ब्रह्मांड चैप्टर आज समाप्त हुआ और कल हम दूसरे चैप्टर में, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला जो चैप्टर होगा सोलर सिस्टम यानी हमारा सौरमंडल। हम लोग सौरमंडल के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें जहाँ डाउट हो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।